नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं यूएनएन। संसद का सत्र शुरू हुआ, मानसून सत्र शुरू हुआ और उसके पहले ही दिन केंद्र सरकार की तरफ से ये बयान आया। जब विपक्ष ने उन्हें घेरने की कोशिश की तो ये बयान आया कि कोरोना से जो लोगों की मृत्यु हो रही थी उसमें सबसे ज़्यादा मृत्यु हो रही थी ऑक्सीजन की कमी से। हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों ने अपने रिश्तेदारों की सिर्फ जान इसलिए गंवा दी क्योंकि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था। कई अस्पतालों में नोटिस चस्पा दी गई थी कि ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, कृपया अपने मरीज़ को ले जाएं। उसके बावजूद सरकार की तरफ से ये बयान आता है कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रसपा के प्रमुख प्रवक्ता दीपक मिश्रा जी। तो इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे क्या ये इस बात से कितना सहमत है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कितना ज़्यादा सर सहमत है इस बात से सरकार की बात से सहमत होना तो दूर की बात है, मेरी 100% असहमति है। इसलिए असहमति है कि आज तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जयंती है और लोकमान्य तिलक की भी जयंती है, पवित्र दिन है। आज के दिन अगर झूठ के साथ हम खड़े होंगे तो इन महान विभूतियों की आत्मा हमें माफ़ नहीं करेगी। दुनिया ने देखा, सर्वविदित सच है ये कि ऑक्सीजन की कमी के बगैर क्या अमीर क्या गरीब सबने अपनी जान गंवा दी। प्रकृति जो ऑक्सीजन हमें निःशुल्क देती है, सरकार उस ऑक्सीजन को भी नियोजित नहीं कर सकी। दूर दराज के गांव की तो छोड़िए, वो तो आंकड़े आ भी नहीं पाए। अकेले लखनऊ में हम लोग का आकलन है कि कम से कम 2-2.5 लाख लोग ऑक्सीजन के अभाव में अपने प्राणों की आहुति दे चुके होंगे। आपने लाशों का देखा होगा दृश्य इसी भैंसा कुंड में कि एक के बाद एक लाशें। हम लोग वहाँ खड़े होते थे तो पूछा जाता था क्या हुआ, तो हुआ कि कोरोना हो गया था और दवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला और प्राण हो गए। तो जो सरकार या जो निज़ाम आज़ादी के इतने दिन बाद भी रोटी न दे सके, दवा न दे सके, वह सरकार अगर झूठ बोल रही है तो फिर यूँ कह लीजिए कि एक पुरानी कहावत हमारे गांव में कही जाती थी, चोरी तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब जो सरकार सच को स्वीकार नहीं कर रही, वो सरकार सच का इलाज कैसे करेगी। एक सिरे से प्रधानमंत्री जी ने अपनी शक्ति के बल पे गोएबल्ज की तरह से सच को नकार दिया, लेकिन सच हमेशा सच होता है। कंस ने भी सच को नकारा था, परिणाम क्या हुआ। हिटलर ने भी सच को नकारा था, परिणाम क्या हुआ। यह सही है कि 100 बार एक झूठ को लगातार बोलने से वह सच जैसा प्रतीत तो हो सकता है, लेकिन सच नहीं हो सकता। वो लाशें जो जली हैं, मतलब अच्छी जिंदगी, शमशान घाट के सामने कतारें लगी हुई थी लोगों। अच्छी जिंदगी तो हम अपने बच्चों को नहीं दे सके, हमने अपने बुजुर्गों को अच्छी मौत भी नहीं दी। दो ही तो जीवन में सच होता है, एक जीवन और दूसरा मृत्यु। दुर्भाग्य है कि इस सरकार ने जीवन और मृत्यु दोनों को विभत्स बना दिया। आप जाइए अस्पतालों में देखिए, ये तो खैर जिनका चले गए उनकी तो चर्चा हो गई। अस्पतालों में हमने देखा है कि जो नए बच्चे अभी धरती पर आए भी नहीं, आँख खोले भी नहीं, उनकी माँ का जो पहला स्पर्श होता है वो बच्चा उस स्पर्श की अनुभूति तक नहीं कर सका और सांसें खो बैठा। कहाँ गया। और देखिए सरकारी झूठ, आप देखिए अभी योगी जी की सरकार ने कहा कि हमने 33 करोड़ पेड़ लगा दिए, उसके पहले कहा हमने 5 करोड़ पेड़ लगा दिए। अगर यह सच है अमीना जी, तो इस समय एक पीपल पे बैठकर आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं और एक बरगद पर बैठकर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। झूठ, और झूठ बोलने वालों को एक इतिहास हिटलर और गोएबल्ज का पढ़ना चाहिए।
जैसे कि मोदी जी ने कहा कि जो है सरकार जितनी भी राज्य थे वहाँ से ये डेटा आया कि हमारे राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। तो ये कह रहे हैं कि हम नहीं कह रहे हैं, ये भारत के प्रदेश के जितने भी डेटा हैं वो कह रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपकी डेटा जो लोगों ने भेजे, जो मुख्यमंत्रियों ने, जो राज्य के मंत्रियों ने भेजे हैं, उन्होंने गड़बड़ी की, या जो है फिर मोदी जी की तरफ से ये आ गया कि ठीक है अभी तो मोदी जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो हमें भी अपने यहाँ से जीरो ही दिखा देना है कि ऑक्सीजन की किल्लत ही नहीं थी। महाराष्ट्र सरकार ने जो आंकड़े भेजे थे वो मोदी जी ने क्यों नहीं जारी किए? राजस्थान सरकार ने जो भेजे वो क्यों नहीं जारी किए? केरल एकमात्र ऐसा प्रांत है जिसने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, उस कमी से इतने लोगों का देहांत हुआ और उसने बाकायदा ऑक्सीजन प्लांट की बात भी की। वह भी वो फाइल कहाँ चली गई? दरअसल प्रधानमंत्री जी प्लेयर ऑफ डाटा हैं। जब जनता आटा मांगती है तो वो डाटा देते हैं, और वो इस तरीके से उनको झूठ की ट्रेनिंग दी गई है। आरएसएस जो एक संगठन है, इस संगठन में शिक्षा दी जाती है कि आप कैसे झूठ बोलें जो सचनुमा हो, और ये फ़ायदा कैसा उठाते हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जी के झूठ का एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूँ। इसी चौराहे पर चले जाइए तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, ये एक झूठ। आप मध्य प्रदेश चले जाइए तो मध्य प्रदेश विधानसभा के बगल में मध्य प्रदेश नंबर 1। आप गोवा चले जाइए, समुद्र से उतरिए और उतरते ही हवाई जहाज़ से उतरिए और उतरते ही ऊपर एक मोदी जी की फ़ोटो के साथ लग जाता है कि गोवा नंबर 1। मुझे ये बताया जाए कि नंबर 1 तो कोई एक ही होगा ना। दूसरा, ये कहते हैं कि हिंदुस्तान, जो हिंदू लाशें जली हैं उसकी गवाही कौन देगा, उसकी दुहाई कौन लेगा? दूसरी बात, आप यहीं पर देख लीजिए कि एक आंकड़ा है, एक विज्ञापन है जो अंग्रेज़ी में है। उत्तर प्रदेश में कौन व्यक्ति अंग्रेज़ी का विज्ञापन पढ़ सकता है? जब शोषण होता है, सच को छुपाना होता है, तो वो ज़ुबान बोली जाती है जो जनता की ज़ुबान नहीं होती। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात श्रद्धेय स्वराज के उद्घोषक, राष्ट्रवाद के प्रतीक पुरुष, देश गांधी के पहले तिलक युग में जीता था, उस लोकमान्य तिलक का कथन है। अगर आप सच बोल रहे हो तो जनता की जुबान पे बोलिए। और झूठ ये कैसे बोलते हैं? किसानों का बिल पहली बार जानते कहाँ रखा गया था? किसान सभा में नहीं, किसानों की बैठक में नहीं, उद्योगपतियों की एक बज़्म में रखा गया था। 7 सितारा होटल से भी बड़े होटल माने जाते हैं, जिसको कहा जाता है लीजेंड्स होटल्स, वो बहुत कम है इस देश में, बहुत महंगे होते हैं, वहाँ रखा गया था। सीतारमन जी ने रखा था अंग्रेज़ी में। जरा आप खुद देख लीजिए, कौन किसान अंग्रेज़ी में बात करता है? किसानों की भाषा तो हिंदी भी नहीं होती, वो तो भोजपुरी बोलते हैं, देशज बोलते हैं। तमिलनाडु के किसान तमिल भी ठीक से नहीं बोलते, वो वहाँ की जो तमिल का जो एक स्थानीय बोली होती है। तो जब देश का निज़ाम देश की भाषा न बोले तो वह देश का सच कैसे बोल सकता है? और आपने अगर कल न्यूज़ देखी होगी, ट्विटर देखा होगा, तो जो पत्रकारों पे और जो चैनल वाले, जो 2 चैनल थे आपके, एक अखबार था और एक भारत समाचार है, उस पर भी जो उनके कार्यालयों पर, उनके जो है दफ्तरों पर छापेमारी की गई। तो उसके बाद भी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया कि आधे लोग जो है उनके साथ थे और आधे लोग सरकार के साथ थे। सरकार कह रही है कि इनकम टैक्स जो अपना काम कर रही थी, और लोग कह रहे हैं कि सच छुपाया जा रहा है यहाँ पर, और जो है सरकार बदला लेने का काम कर रही है, जैसे कि पहले भी ट्विटर के साथ ये हो चुका है। और अब जी, तो उस पर क्या आपको क्या लग रहा है कि सच में पत्रकारिता अब जो है डर के रहना चाहिए पत्रकारों को भी, कि अब उन्हें सच नहीं दिखाना चाहिए? देखिए, यह लड़ाई दर्प बनाम दर्पण है। एक तरफ दर्पण है जो सच को दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरी तरफ दर्प है जो उस दर्पण को तोड़ देता है। अब मान भी लीजिए कि चेहरे पे धूल है, दर्पण को दोष देना फिजूल है। सरकारी सच जिसने भी दिखा दिया उस पर मुकदमे। ठीक है, आईटी का छापा पड़ा, तभी क्यों पड़ा जब चुनावी दुंदुभी बच गई। बिल्कुल 6 महीने पहले भी पड़ सकता था। जो गलत होगा वो 6 महीने पहले भी गलत होगा, वो 6 महीने बाद भी होगा। यह संकेत सिर्फ भारत समाचार को ही नहीं है, यह हर उस पत्रकार को खुली चुनौती है कि तुम सच दिखाओ। जिसने छापा उसके यहाँ पे छापा। तुम छापो और हम
हम भी छाप देंगे। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? लोग अग्नि में अपने को भस्मीभूत करके भी स्वतंत्रता और सच के साथ खड़े रहे। इलेक्शंस की बात आपने करी और इलेक्शंस नज़दीक है तो उसमें एक नई नीति भी जोड़ दी गई उत्तर प्रदेश सरकार ने कि जनसंख्या नियंत्रण कानून ला दिए हैं कि जो है, तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी सरकार 4 साल से थी, ख़त्म होने वाली है या आगे क्या होगा वो तो बेहतर जाने हमारी जनता जान सकती है या लेकिन अभी उनके लाने का क्या मकसद रहा? कहते हैं कि बेरोज़गारी और जितनी भी जो बीमारियां हैं, बेरोज़गारी है, शिक्षित लोग हो इसकी वजह से जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण उनके एजेंडे में था। जब किसी सरकार के एजेंडे में कोई कार्यक्रम होता है तो वह सरकार बनते ही लागू होती है ना। जी, ये जनसंख्या नियंत्रण नहीं करना चाहते। अगर जनसंख्या नियंत्रण ही इनका मकसद होता तो विश्व हिंदू परिषद क्यों कह रहा है कि आप हिंदुओं से अपील कर रहा है कि आप 4 बच्चे पैदा करो? क्यों कर रहा है भाई? भाजपा के ही एक बड़े नेता ने खुलेआम इसका विरोध किया। दरअसल इनको जनसंख्या नियंत्रण के बहाने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स करनी है। आप ये बताइए, चुनाव आते ही हिंदुस्तान पाकिस्तान शुरू हो गया, हिंदू मुसलमान शुरू हो गया, चुनाव आते ही आपका जनसंख्या नियंत्रण आ गया, चुनाव आते ही समान नागरिक संहिता याद आ गई। ये सब के लिए बहुत समय था, सरकार ने क्यों नहीं किया? आगे भी बहुत समय आएगा, सरकार ने क्यों नहीं किया? अगर जनसंख्या नियंत्रण बनाना है तो केंद्र में आप बहस चलाओ। मानसून सत्र आने वाला है ना, वहाँ बिल रखते, बहस चलाते। अध्यादेश पे चर्चा करने क्या मतलब? और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय कहाँ बचा कोई एक्ट बनाना और उसको लागू कराना। और किस व्यक्ति ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण व्यक्ति का है? क्या मैं तो हज़ारों ऐसे मुसलमानों को जानता हूँ जिनके बच्चों की संख्या बामुश्किल 1 या 2 होगी। हज़ारों मुसलमान मेरे परिचित हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। और ऐसे हज़ारों हिंदुओं को जानता हूँ जिनके बच्चों की संख्या 7, 8, कुछ तो बड़े राजनीतिज्ञ भी हैं जी, लालू जी। तो इसलिए यह जनसंख्या नियंत्रण एक ध्रुवीकरण का एक माध्यम है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि लोग इसको समझने की बजाय इसी पे बहस करने लगते हैं। मुझे यह बताइए, हमारे देश में कब हिंदू मुसलमान लड़े हैं? आज़ादी की लड़ाई, चंद्रशेखर आज़ाद ने जो नारा दिया था सिख भगत सिंह के साथ, वंदे मातरम, वह नारा तो हसरत मोहानी चचा का है, मुसलमान थे। आज़ाद जिनके आज़ाद के 2 गुरु हैं, एक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, एक अशफाकुल्लाह खान, जिन्होंने हिंदुस्तान गणतांत्रिक सेना बनाई। आज़ाद ने उसको हिंदुस्तान सोशलिस्ट गणतांत्रिक सेना में बदल दिया। और आप बताइए, जय हिंद जो हमारी राष्ट्रवाद का प्रतीक नारा है, हमारी सेना का नारा है, हमारे पुलिस का नारा है, यह नारा पता है किसने दिया था? यह नारा आबिद हसन सफरानी ने दिया था, मुसलमान थे। लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये सारे नारे अब गायब हो चुके हैं? एक ही नारा ज़्यादा लगाया जाता है, शायद आप समझ रहे हो, एक नारा है जय श्री राम का, उससे ही ज़्यादा होता है कि जय श्री राम का। लोगों ने तो राम के साथ भी अन्याय कर दिया, राम को सीता से अलग कर दिया। गांव का नारा है जय सिया राम, इन्होंने लगा दिया जय श्री राम। अब बेचारे अकेले राम क्या करेंगे? दूसरा आप ले लीजिए, कहते हैं कि राम को मुसलमान नहीं मानता। रस खान ने जो राम पे लिखा है कभी पढ़ा है मोहन भागवत ने? अल्लामा इकबाल ने तो राम को निज़ामे हिंद की संज्ञा दी है जी। वो गज़ल क्या खूबसूरत है। रस खान ने जो कृष्ण पर लिख दिया, कृष्ण तो राम के ही तो अवतार थे। देखिए, ये चालाक लोग हैं, इन्हें न राम से मतलब, न इन्हें सीता से मतलब, न इन्हें रास से मतलब। इनकी एकमात्र मतलब परस्ती सिर्फ इससे है कि इनकी खुद मुख्तारी कैसे कायम रहे। आप मुझे ये बताइए, महबूबा जी देशद्रोही? हमने मान लिया। भाजपा क्यों चली गई उनके साथ सरकार बनाने? तब क्या देशद्रोही नहीं थी? और जैसे ही गठबंधन टूटा, महबूबा जी दोबारा देशद्रोही हो गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ तब भी दीपक मिश्रा था समाजवादी, मरूंगा तब भी दीपक मिश्रा प्रगतिशील समाजवादी। ये कैसे हो जाएगा कि मैं इनके साथ आऊँ तो ईमानदार, इनके साथ छोड़ दूँ तो बेईमान? ये मौसम के साथ बदलने वाले लोग हैं, ये देशभक्त नहीं हो सकते। आप बताइए,
आप भले ही मुसलमान हो, क्या आप तुलसीदास को नहीं जानती? बिल्कुल जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं। पढ़ी हैं। तुलसीदास ने लिखा है ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिह तैसी। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। एक आरएसएस का बड़ा आदमी बताइए जो जेल पर गया हो, और एक आरएसएस का बड़ा आदमी बताइए जो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ फांसी के तख्त पर झूला हो या आत्मोत्सर्ग किया हो। कोई नहीं ना। लेकिन क्या चंद्रशेखर आज़ाद ने आरएसएस वालों को देशद्रोही कहा था? क्या महात्मा गांधी ने 1942 की लड़ाई जिनके नेतृत्व में लड़ी जा रही थी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, किसी ने आरएसएस को देशद्रोही कहा था? तो वो लोग देशभक्त थे, इसलिए उनको कोई देशद्रोही नजर ही नहीं आता था। ये जो हैं वही तो दुनिया को देखेंगे। यश भावना यादृशी सिद्धिर्भवति तादृशी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी नहीं तैसी। शराबी को बज़्म में सारे लोग शराबी नज़र आते हैं, चोर को सारे लोग चोर नज़र आते हैं, ईमानदार को ज़्यादातर लोग ईमानदार नज़र आते हैं। यह बात तो आरएसएस और भाजपा पे भी लागू होती है। बस बहुत ज़्यादा आपके हॉट टॉपिक्स पे बात हो गई। अब बात करें यूपी इलेक्शंस 2022 की, एकदम नज़दीक आ चुका है, तो आपकी क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, हमारी तैयारियां तो ये हैं कि अगर आज चुनाव हो जाए तो हम 300 सीटों पर बड़ी ताकत के साथ लड़ेंगे। आज, अभी 1 घंटे बाद। जी। दूसरी, उत्तर प्रदेश का इतिहास आप देखिए, 10 साल का इतिहास। जिस गठबंधन में श्रद्धेय शिवपाल सिंह जी नहीं रहे, वह गठबंधन भाजपा से लड़ भी नहीं सका। जीतना तो बहुत दूर की बात। ये इतिहास है ना जी। तो यही इतिहास सच है। जो भी गठबंधन बगैर शिवपाल जी के अलावा लड़ेगा, बिना प्रसपा के लड़ेगा, वह भाजपा से नहीं लड़ पाएगा। यानी कि भाजपा से लड़ने की क्षमता, भाजपा को मुंहतोड़ जवाब देने की हैसियत, सियासी हैसियत, जी जी, सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लोहिया के शिष्य, लोक बंधु नारायण के शिष्य, रवि राय के शिष्य, नेताजी मुलायम सिंह यादव के लक्ष्मण और हनुमान, हम सब के नेता शिवपाल सिंह जी में है। और तैयारियों की बात तो मैं फिर कहता हूँ कि 300 विधानसभाओं में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अपने मजबूत संगठन के साथ आज चुनाव को प्रभावित करने और नियामक भूमिका निभाने की हैसियत है। मैं बड़े बोल नहीं बोलता जो ये कह दूं कि हम 300 सीटें जीत के सरकार बनाएंगे। यह झूठ का खेती, झूठ का खेमा उन्हीं के पास रहने दीजिए जो हिटलरी परंपरा के लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो भाई, ये थे प्रसपा के प्रमुख प्रवक्ता जिन्होंने बहुत तमाम सारी बातें बताई और तमाम बड़ी अच्छी बातें बताई, और उन्होंने 2022 इलेक्शंस में क्या रणनीति रहेगी, क्या तैयारी रहेगी, उसके ऊपर भी बात की। ऐसे तमाम जैसी भी अपडेट्स रहेंगी इस पार्टी से रिलेटेड या इस न्यूज़ से रिलेटेड, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। देखते रहिए URL। थैंक यू।